कभी नोटिस किया है कुछ लोगों की एनसीईआरटी एकदम नई जैसी दिखती है, ना ज़्यादा हाईलाइट्स ना ज़्यादा स्टिकी नोट्स, लेकिन फिर भी वो बायो के पेपर में आराम से 360 स्कोर कर लेते हैं। वही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एनसीईआरटी का हर पेज लिटरली रेनबो बना होता है। हर पेज पर बहुत सारे स्टिकी नोट्स होते हैं, हर लाइन को अलग कलर से हाईलाइट किया होता है, लेकिन फिर भी वो 300 भी पार नहीं कर पाते। और अजीब बात यह है कि दोनों के पास सेम एनसीईआरटी है, सेम चैप्टर्स हैं, सेम सिलेबस है और सेम ही डायग्राम्स हैं। फिर भी एक स्टूडेंट 360 स्कोर कर लेता है, वहीं दूसरा 280 पर ही अटक जाता है। क्यों? डिफरेंस एनसीईआरटी में नहीं होता है, एनसीईआरटी को यूज करने के तरीके में होता है। और इसी डिफरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भाई, मैं हूं श्रेयांश और एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि 50 बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को रट लो। नहीं, ये सब तो तुम ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हो। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में कि एनसीईआरटी को एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है, जिससे वो सिर्फ एक पढ़ी हुई किताब ना रहे बल्कि एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स बनकर निकले। अब सबसे पहले एक चीज समझो, नीट बायोलॉजी ये चेक नहीं करता कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये चेक करता है कि तुमने एनसीईआरटी को कितना डीपली समझा है। एक ही लाइन से कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कभी असर्शन रीजन, कभी मैच द फॉलोइंग, और कभी कभी वो लाइन एज इट इज क्वेश्चन बनकर आ जाती है। इसलिए एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, उसे एग्जाम के हिसाब से समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पहली गलती करते हैं। जब तुम किसी चैप्टर या टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो, प्लीज हाईलाइट मत करना। अब एक बात बताओ, अगर तुमने पेज की आधी लाइंस को हाईलाइट कर दिया तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सब या कुछ भी नहीं। एंड इसी वजह से फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइटिंग ऑलमोस्ट कभी काम नहीं करती। मान लो तुम लोगों ने आज मियोसिस पढ़ा और मैं बता सकता हूँ कि कल तक उसका मेजॉरिटी पार्ट तुम लोग भूल जाओगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। गलती हमारी मेमोरी की नहीं है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरी गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अब उन्हें उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें उस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस उस चैप्टर को दोबारा रिकॉल करना है। तुम्हारे पास एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी नहीं खुली होगी तो प्रैक्टिस किस चीज़ की होनी चाहिए? बुक देखने की या बुक बंद कर कर उसमें जो लिखा है उसे याद करने की। इसी को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो देखो, इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसको मैं भी यूज किया करता था, एंड बिलीव मी, इसी की वजह से मेरे 355 आउट ऑफ 360 आए हैं। तो देखो, जब तुम उस टॉपिक को पढ़ लो, अपनी एनसीईआरटी को बंद करो, एक रफ कॉपी उठाओ और उस टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स थे उन सभी को तुम एक एक करके लिख लो। उसके बाद क्या करना है, तुमने एनसीईआरटी को ऑलरेडी बंद कर रखा है और अब याद करने की कोशिश करो कि तुमने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। जैसे मियोसिस में सबसे पहले आता है प्रोफेज। प्रोफेज में हमें पता है लिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकार्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस आता है। तो सबसे पहले ये सोचो कि लिप्लोटीन में तुमने क्या क्या पढ़ा था और तुम्हें कितना याद है, और जो भी याद है उसको रफ कॉपी में लिखो। राइटिंग मैटर नहीं करती, तुम्हें बस उसको लिखना है और इसी से तुम्हारी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी। जो पार्ट्स तुम लोगों को याद नहीं रहे उसको एक बार फिर से एनसीईआरटी खोलकर देख लो, और हो सके तो एक बार और उसको लिख कर देखो। एंड यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है, अब तुम्हें नेक्स्ट डे उसी चैप्टर के उसी सब टॉपिक को एक बार फिर से रिकॉल करना है। हाँ, रिकॉल करना है, रिवाइज नहीं। तुम ये देखना कि तुम्हें एक दिन में कितना याद रह गया। जो पार्ट याद रह गया हो अच्छी बात है, और जो पार्ट याद नहीं रहा हो अब तुम्हें सिर्फ उस पर काम करना है। इसी प्रोसेस के साथ तुम्हें उस पूरे चैप्टर को कर लेना है। और हाँ, किसी भी चैप्टर को एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश मत करना, मल्टीपल दिन लगाना और आराम से उस चैप्टर को पूरा करना। और ऐसा करते करते जब तुम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो उसके बाद एक दिन का गैप कर लेना। उस एक दिन में तुम्हें उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हाँ, और फिर एक दिन के गैप के बाद अब तुम फिर से एक रफ कॉपी उठाओ और उसको बिना रिवाइज करे रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो कि तुमको कितना याद रह गया। जो याद रह गया वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो चुके हैं, और जो तुम भूल गए हो वही तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। फाइनली हाईलाइटिंग का टाइम आता है। इस वक्त जो पॉइंट्स तुम भूल गए हो, जो स्टेटमेंट्स तुम भूल गए हो, जो एनसीईआरटी का डेटा तुम भूल गए हो, उसको अब तुमको अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है। ऐसा करने से तुम अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को बहुत ही क्लीन रख पाओगे, सिस्टमैटिक रख पाओगे और उसका रेनबो नहीं बनाओगे। और हाईलाइटर का काम इन्फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट बनाना है। जो भी लाइन्स तुमने अंडरलाइन करी हैं वो तुमको फ्यूचर में रिकॉल करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि याद रखना, रीडिंग से सिर्फ और सिर्फ फैमिलियरिटी आती है, लेकिन रिकॉल करने से मार्क्स आते हैं। एनसीईआरटी में जितना भी डेटा दिया हुआ है, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, या तो फर्स्ट पेज पर उस सारे डेटा को लिख लो, या फिर जो पेज के साइड में जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं वहां पर उस सारे डेटा को एक साथ लिख लो। इससे क्या होगा कि जब भी तुम रिवीजन करोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर का डेटा एक ही जगह पर होगा एंड उसको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं और ऑलमोस्ट हर साल एनसीईआरटी का कोई ना कोई डायग्राम एग्जाम में उठकर चला आता है। लेकिन डायग्राम्स के साथ दिक्कत ये है कि तुम डायग्राम्स को एग्जैक्टली याद नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी लेबलिंग्स होती है, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि याद रखना मुश्किल होता है। तो इसको मैं कैसे करता था बताता हूँ। तो देखो, डायग्राम को ना तुम लोगों को थोड़ा बहुत थ्योरी से रिलेट करके भी देखना होगा, थोड़े से तुम्हें उसमें पैटर्न्स देखने होंगे और उसके साथ साथ तुम्हें इसकी
ड्राइंग करके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो पेरिकार्प किसको बोलते हैं? तो पेरिकार्प जो ओवरी की वॉल होती है उसको बोलते हैं। तो ये वॉल है ऑब्वियसली, तो ये बाहर की साइड पर होगी। तो तुमको ऐसे इस दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर एक कोलियोपेटाइल दे रखा है और नीचे कोलियोराइजा दे रखा है, तो कोलियोपेटाइल और कोलियोराइजा इनके अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। कोलियोपेटाइल एक होलो फोलियर शीथ होता है जिसके अंदर एक प्लूम्यूल होता है। तो इसका ऑर्डर तुम लोग को इस तरीके से याद रखना है। और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस डायग्राम को बना कर देखना है। अब मान लो तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, लेकिन क्या अब तुम एग्जाम के लिए रेडी हो? इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकती है और वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चन सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होते। क्वेश्चंस तुम्हें बताते हैं कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन तुम इग्नोर कर रहे हो और इसीलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब तुम अलग अलग क्वेश्चंस देखोगे तब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा कि हाँ, इस लाइन से भी तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता था। और एग्जैक्टली यही थिंकिंग हमें एग्जाम में काम आती है। उसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज। देखो, पीवाईक्यूज का बेनिफिट मार्क्स नहीं है, बल्कि उसका बेनिफिट है एनटीए की थिंकिंग को समझाना। जिस भी टॉपिक या लाइन से पीवाईक्यू आया है, तुम लोग अपनी एनसीईआरटी में उस लाइन या टॉपिक के सामने एक स्टार या कोई भी मार्क लगा सकते हो। और अगली बार जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी उन स्टार पॉइंट्स या फिर उन हाईलाइटेड पॉइंट्स पर जाएगा। और अगर तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज एक ही जगह पर चाहिए तो मैंने उन्हें अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम चाहो तो देख सकते हो। और अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चंस, जिन्हें बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिया होता है हमें वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब तुम ये 2025 के क्वेश्चन को ही देख लो। और अगर तुम चाहोगे तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और अब जब तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तुमने पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, तुमने डायग्राम्स भी सारे अच्छे से याद कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है जो अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी की किराए पर पानी फिर जाएगा। देखो, मेरा एक दोस्त था जिसने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करा था। उसके उस टेस्ट में मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन जब 3-4 महीने बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होते हैं वो लिटरली पैनिक करने लगता है। क्यों? चैप्टर तो पढ़ा हुआ था, सारे क्वेश्चंस भी करे हुए थे, हर चीज़ करी हुई थी, फिर दिक्कत कहाँ थी? यहाँ पर दिक्कत मेमोरी नहीं, रिवीजन के तरीके में थी। देखो, अगर तुम रिवीजन का मतलब समझते हो कि एनसीईआरटी को उठाओ और सब कुछ दोबारा से पढ़ लो, तो मेरे भाई तुम सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हो। तो अब सवाल ये उठता है, ऐसा कौन सा तरीका है जो मैंने यूज़ करा और मैंने बायो में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर करा? तो देखो, मैं रिवीजन करता था किसी और को समझा कर। तो मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारा छोटा भाई बैठा हुआ है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या कोई और। अब तुम्हें उस चैप्टर को उससे समझाना है और जहाँ भी तुम अटकोगे, जिन पॉइंट्स को तुम भूलोगे, तुम्हें सिर्फ उन पॉइंट्स का रिवीजन करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और तुम्हें पूरा चैप्टर भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास सेम एनसीईआरटी होती है, दोनों का कंटेंट सेम होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस एनसीईआरटी को पढ़ता है, वहीं जो टॉपर होता है वो उस एनसीईआरटी से खुद को ट्रेन करता है। और अगर तुम इस प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो तुम्हारा हर चैप्टर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स फाइनल एग्जाम में एक बड़ा डिफरेंस बनकर आते हैं। एंड अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ उसको भी ज़रा बता देना। टिल देन, जय हिंद।